नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश हमारा का यह वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम दलों के दिग्गज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जिन उम्मीदवारों ने पर्चा राजस्थान में अभी तक दाखिल किया है उनमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना, बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय का नाम भी शामिल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिन जिन प्रमुख प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया है, इसके अलावा राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर दामोदर गुर्जर और बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जालोर सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा राजसमंद की लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महत्वपूर्ण प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर तमाम प्रत्याशी आज पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। महेंद्रजीत मालवीय आपको नजर आ रहा है, वैभव गहलोत, रविंद्र सिंह भाटी और अलग अलग जो प्रत्याशी वो पहुंचे आज नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन का आज आखिरी दिन और इसी लिहाज से पूरी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए और अपनी जीत के प्रति दावा करते हुए सभी उम्मीदवार नजर आए और सभी का यही कहना है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। हालांकि ये तो वोट डलने के बाद और वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। और नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक बयान भी सामने आया है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उमेदवार बेनीवाल की चुनावी सभा में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा पर शब्द बाढ़ चले और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश में है। वो आगे कहते हैं कि मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो संविधान बदलने की कोशिश करें। वो 2 अप्रैल को भूल गए जब देश में SC/ST एक्ट को बदलने की सुगबुगाहट हुई थी और देश में दिन के 12 बजे तक पीएम को झुकना पड़ा था और SC/ST एक्ट बदलने का मानस वापस लेना पड़ा था। ये लोग कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं, इनके प्रत्याशी कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बदल के दिखा देना। ये लोग आपको इलाज कर देंगे। हल्के में मत लेना गरीब को। इस गरीब के अंदर हो सकता है ताकत कम हो, लेकिन इस गरीब की दुआ के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। महाराष्ट्र में निष्कासन से नाराज संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सनातन पर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया है। और ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है क्योंकि देखिए पिछले दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसी खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। तो अभी आपको बता दें, निरुपम और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी है, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। गौरव वल्लभ ने जहां बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं संजय निरुपम की अगर बात करें, चूंकि वो निष्कासित या यूं कहें कि उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई थी और इसी से नाराज होकर कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा गौरव वल्लभ पंत दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर कांग्रेस की नीतियों पर मौजूदा मुद्दों को लेकर घेरा है और ये भी कहा कि राम मंदिर के बुलावे को कांग्रेस ने स्वीकार करके गलत काम किया। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। और कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज संजय निरुपम ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे आपस में लड़ रहे हैं, ये बड़ी बात संजय निरुपम ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास बन चुकी है
यानी एक तरह से कांग्रेस इतिहास बन चुकी है जिसका अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया। और बड़ी खबर बताते हैं आपको, मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंची। आपको बता दें कि हेमा मालिनी बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इस दौरान उनके बड़े भाई आरके, अच्छा ये देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं बागीदौरा की। यहां पर बागीदौरा विधानसभा सीट की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने कमलकांत कटारा को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीटीपी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कुछ ही देर में उपखंड अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। तो बांसवाड़ा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बागीदौरा विधानसभा सीट से जुड़ी यह खबर आ रही है, जहां पर उपचुनाव होना है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब कांग्रेस की तरफ से कमलकांत कटारा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान बागीदौरा सीट से कर चुकी है। बीटीपी पार्टी से इस्तीफा देकर इधर कांग्रेस में कमलकांत कटारा शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा सीट से ये बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने कमलकांत कटारा को उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया और बीटीपी पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हुए थे और कुछ ही देर में उपखंड अधिकारी के समक्ष नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो न सिर्फ 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं राजस्थान में, बल्कि बागीदौरा विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। जैसा हमने बताया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं और इस दौरान अब इस्तीफा दे देते हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। और अगली खबर आपको बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी अपना नामांकन उन्होंने भर दिया और हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उनके बड़े भाई आरके चक्रवर्ती और समधे विपिन बोहरा भी मौजूद रहे। और इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक राजेश चौधरी और पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद रहे। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन भरा है। वो 2014 से लगातार इसी सीट से बीजेपी सांसद हैं। अगर इस बार भी हेमा मालिनी जीत जाती हैं तो वो इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएंगी। तो मथुरा सीट पर पहले भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आपको बता दें कि 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार यहां से जीत दर्ज की थी। फाइल कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया है। अभी आगे 5 साल के लिए हम करेंगे काम। अभी तो चुनाव लड़ना है, 26 को वोटिंग है, तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। मैम, जो आपकी इस बार प्राथमिकता होगी, पिछले 10 सालों से सांसद हैं, अगर तीसरी बार आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता बहुत सारी चीज़ों का है, उसमें स्पेशली यमुना है, फिर 84 कोस परिक्रमा है और रेल मार्ग का निर्माण और कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन एजुकेशन। और कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
नामांकन करने पहुंची हेमा मालिनी ने कहा कि जो लोग मशहूर और लोकप्रिय होते हैं उन्हें टारगेट दिया जाता है और उनको ही टारगेट किया जाता है। हेमा मालिनी ने कहा कि जिनका कोई नाम नहीं है उन्हें टारगेट करके रणदीप सुरजेवाला को कोई फायदा नहीं होगा। अभी ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। और वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई पेश करते हुए एक नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सुरजेवाला को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वो हेमा मालिनी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि धर्मेंद्र जी से उनकी शादी हुई है और हेमा मालिनी उनकी बहू लगती हैं। दरअसल सुरजेवाला का बयान वायरल होने के बाद उन्होंने कहा था कि उनके बयान का एक सिलेक्टिव हिस्सा ही सुनाया जा रहा है, जबकि पूरा बयान कुछ और है। और इसीलिए सुरजेवाला ने दूसरा वीडियो जारी कर सफाई दी है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। और आज भी कई लोग महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंकते हैं। ये खबर उनके लिए ही है। खबर कोटा की है, जहां दो बदमाशों ने महिलाओं को कम आंकने की सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप, जो सामने आई है कि हेलमेट पहने हुए दोनों बदमाश महिला के पास से गुजर रहे होते हैं। इनमें से लाल शर्ट पहने हुए एक युवक पैदल चलते हुए महिला के पीछे पहुंचा और उसका साथी मोटरसाइकिल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लाल शर्ट पहने युवक ने महिला के, जिनका नाम मनीषा है, उनकी पीठ पीछे जाकर गले में पहने मंगलसूत्र पर झपट्टा मारा और उसे तोड़ दिया। और यह देख करके महिला ने झाड़ू से ही लुटेरे पर हमला कर दिया और अपना टूटा मंगलसूत्र हाथ में दबोच लिया। तो दिन पर दिन देखिए बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, इसमें महिला से दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई, तो महिला लुटेरों से यहां पर भिड़ती हुई देखी गई है। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदालत के कटघरे में खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बुशरा बीवी को लेकर के इमरान खान ने अदालत में जो कहा उससे आर्मी चीफ असीम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। इमरान ने कहा कि पहले उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और अब उनकी पत्नी बुशरा बीवी को जहर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। किसने रची बुशरा बेगम के कत्ल की साजिश? किसने दिया बुशरा बीबी को जहर? बनीगाला के बंगले में बुशरा का दुश्मन कौन? जेल में मियां इमरान, बंगले में बीवी को मारने का प्लान। फंस गया पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर। पाकिस्तान में अब पॉइजन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। खून से सनी सियासत में नया ट्विस्ट यह है कि अब सिर्फ विरोधी सियासतदान नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में आदियाला जेल में कैद हैं। इसी केस में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बेगम बनीगाला के बंगले में नजरबंद है। कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान ने अपनी बीवी बुशरा बेगम का दर्द बयान किया। इमरान खान ने अदालत में कहा कि बुशरा को विषाक्त भोजन दिया गया। जहर दिए जाने के बाद बुशरा बीवी की जान बच गई, लेकिन उनकी त्वचा और जीभ पर निशान थे। अदालत को बुशरा बीवी की मेडिकल जांच करने का आदेश देना चाहिए। इमरान खान की बुशरा बीवी से मोहब्बत की चर्चा पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। बुशरा बीवी का जलवा ऐसा है कि कहा जाता है कि परिंदे की तरह इमरान तभी पर मारते हैं जब बुशरा का हुक्म होता है। एक दिन पहले ही इमरान खान और बुशरा बेगम को तोशाखाना केस में राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी है।
लेकिन राहत लंबे वक्त तक टिके उसके पहले बुशरा को जहर देने का मामला सामने आ गया। इमरान ने बुशरा को जहर देने की बात अदालत को बताई ही खुद बुशरा ने अपने खिलाफ हुई साजिश की डिटेल बताई। मेरी आंखें सूज गईं। मुझे छाती और पेट में दर्द और परेशानी हुई। पानी का स्वाद भी कड़वा लगने लगा। पहले शहद में कोई संदिग्ध पदार्थ मिलाया गया था और अब मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया। बुशरा बेगम को जानने वाले उन्हें पिंकी पिरनी कहते हैं, मुर्शीद कहते हैं, काला जादू की जानकार मानते हैं। बुशरा ने अपने शौहर इमरान खान को तख्त नशीं करने के लिए इसी बनीगाला के बंगले में टनों गोश्त जलाए थे। इसकी बदबू इस्लामाबाद तक पहुंची थी। अब इन्हीं बुशरा बीवी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट में इमरान खान ने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए खूब रोना धोना मचाया। यहाँ तक कहा कि जो डॉक्टर बुशरा बीवी की जांच कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं। इमरान ने अदालत में कहा कि मुझे बुशरा बीवी का इलाज करा रहे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। बुशरा का इलाज शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर असीम यूनिस से कराया जाए। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत को सौंपा जाए। इमरान बुशरा बेगम की जान की सलामती की फरियाद के बाद कोर्ट ने कहा कि लिखित में आवेदन करें, कोर्ट उसके बाद देखेगा। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें मुल्क में फैले अराजकता के दौर में कितना इंसाफ करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 न्यायाधीशों को संदिग्ध धमकी भरी चिट्ठी मिली है। अदालत के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध चिट्ठी में अज्ञात पाउडर मिला है। पाउडर मिलने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम मामले की जांच करने पहुंची। अदालत के सूत्रों ने खुलासा किया कि पाउडर के साथ साथ चिट्ठी में धमकी भरे संकेत भी हैं। ये धमकी वाली चिट्ठियां रेशम नाम की महिला के नाम से आए हैं। इन सब के पीछे कौन है? कौन है वो जिसे पाकिस्तान में अमन पसंद नहीं, विरोध की सियासत पसंद नहीं, इंसाफ करने वाली अदालत पसंद नहीं? कौन है जो करना चाहता है पाकिस्तान में खौफ का साम्राज्य कायम? जजों को मिले संदिग्ध पत्रों की जांच चल रही है, लेकिन इमरान खान ने बुशरा बेगम को जहर देकर मारने की कोशिश करने वालों का पता लगा लिया है। अदालत में इमरान खान ने इस शख्स का नाम भी लिया। मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की होगी। खुफिया एजेंसी बनीगाला की हर चीज को देख रही है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार होंगे। अप्रैल 2022 जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब से इमरान खान की मुश्किलें एक दिन के लिए भी कम नहीं हुई। उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया। इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, डराया धमकाया गया। और इस सब के बावजूद जब इमरान के समर्थक चुनाव में जीत कर आए तो उन्हें कोई भाव नहीं मिला। पाकिस्तानी आर्मी और शरीफ एंड फैमिली के गठजोड़ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इमरान कम बैक करेंगे ऐसी किसी भी सूरत को आर्मी ने नेस्तो नाबूद कर रही है। बुशरा बीबी को जहर देने का संगीन मामला उछला है। इसमें आर्मी के हाथ होने का 100% गुंजाइश दिखता है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। कुछ देर बाद 11 गिरफ्तार ट्रेनी एसआई की पेशी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 11 गिरफ्तार किए गए ट्रेनी एसआई हैं उनकी पेशी होनी है अदालत में। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जोधपुर कमिश्नरेट के कांस्टेबल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ा मामला जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूची की तरफ से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का यह प्रकरण, जिसमें बस कुछ ही देर बाद अदालत में 11 जो गिरफ्तार हाल ही में किए गए हैं ट्रेनी एसआई, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अपने तरीके से वहां बात रखते हुए हो सकता है रिमांड की जाहिर तौर पर मांग की जाएगी, ताकि इनसे और राज उगलवाए जा सकें। किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पेपर मैनेज किए थे, कौन कौन उनके साथी हैं और इससे पहले भी क्या वो इस तरह के क्रियाकलाप में शामिल रहे। तमाम तरह की बातचीत हो सकती हैं जो ये हासिल करना चाहती होगी एसओजी इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों से। फिलहाल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में इन लोगों की पेशी होगी। तो जोधपुर कमिश्नरेट के एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया था और थोड़े ही समय का इंतजार जब इनको पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और गिरफ्तारी इनकी और उसके बाद से आज पेशी होनी है।
इधर गौरव वल्लभ के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होने पर कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को लिखा है। और क्या कुछ लिखा वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा, मैंने कहा था ना सनातन का श्राप ले डूबेगा। और क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, प्रतिक्रिया दी है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो पहले ही कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। और अब उन्होंने ये अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने कहा था ना सनातन का श्राप ले डूबेगा। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी यही बात कही थी कि जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होने के बाद उसकी शुरुआत की गई, वहां कांग्रेस को न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने उस न्योते को स्वीकार नहीं किया, उसको अस्वीकार कर दिया और इसका परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। और आज जब गौरव वल्लभ पंत यहां कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। तो कुल मिलाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उसी बात को दोहराते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि सनातन का श्राप ले डूबेगा। और इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक तरफा प्यार में युवक ने युवती को गोली मारी है। मौसेरे भाई के साथ मंदिर आई थी युवती, तभी यह वारदात हुई है। आरोपी ने मौसेरे भाई को भी गोली मार दी है, बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी है। तीनों लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाली घटना, एक बहुत ही बड़ी ये घटना सामने आई, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल युवक ने न खुद अपनी प्रेमिका को गोली मार दी जो एक तरफा प्यार ये करता था, बल्कि मंदिर जब ये युवती आई थी अपने मौसेरे भाई के साथ, उस मौसेरे भाई को भी गोली मार दी और इन दोनों को गोली मारने के बाद फिर खुद पर भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तीनों ही लोगों की जान जा चुकी है। तो इंदौर की ये बड़ी खबर, ये किस तरीके से प्यार में पागल एक युवक ने न सिर्फ 2 लोगों की जान ले ली, एक उस युवती से की जान ले ली जिससे वो एक तरफा प्यार करता था, उस युवक की जान ले ली जिसके साथ यानी अपने मौसेरे भाई के साथ वो युवती मंदिर में आई थी। और मंदिर के बाहर ही, ये देखिए मंदिर प्रांगण ही कहा जा सकता है, स्कूटी वहाँ पर गिरी हुई है। ये माना जा सकता है कि युवती अपने मौसेरे भाई के साथ इस स्कूटी पर सवार होकर आई होगी, तभी घात लगाए बैठे इस पागल प्रेमी ने उन दोनों पर हमला कर दिया, दोनों के ऊपर गोली चला दी और फिर उसके बाद खुद भी गोली मार ली और तीनों की ही जान जा चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर बंदूक कैसे आई, पिस्तौल कैसे आई उसके हाथ में पास में, और दूसरी तरफ कैसे वो रेकी कर रहा था, किस तरीके से उसकी जांच यहाँ पर नहीं हुई। ये कई सारे ऐसे सवालात हैं, कब से इस युवती के पीछे पड़ा हुआ था, ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन अपने आप में ये दिल दहला देने वाला वाकया, जिस तरीके से एक तरफा प्यार में सन की प्रेमी ने न सिर्फ युवती की जान ले ली बल्कि उसके भाई को भी मार डाला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अभी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस की तरफ से वहां फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और फॉरेंसिक टीम भी वहां जो वैज्ञानिक पद्धति से जांच का कार्य होता है उसको संपन्न कर रही है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। एक झूठी कहानी जिसके पीछे 2 राज्यों की पुलिस 16 दिनों तक मशक्कत करती रही और विदेश जाने के लिए खुद की ही किडनैपिंग की साजिश की गई और अपने ही परिवार से फिरौती की मांग भी रखी गई। कोटा किडनैपिंग कांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। 16 दिन 2 राज्यों की पुलिस 3 प्रदेशों के चक्कर और कहानी पूरी की पूरी झूठी। अपने ही अपहरण की झूठी कहानी का साजिश रचने वाली छात्रा आखिरकार पकड़ी गई। एक सपना, कुछ दोस्तों की गलत हिदायत और एक बेटी ने अपने ही पिता से 30 लाख की फिरौती की डिमांड कर ली। 2 हफ्ते पहले, जी हाँ, पूरी कहानी शुरू हुई करीब 2 हफ्ते पहले, जब एक पिता के पास उसकी बेटी की कुछ तस्वीरें आई। तस्वीरों में बेटी के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए और साथ में एक मैसेज, बेटी के बदले 30 लाख की डिमांड। छात्रा के फोटो सामने आते ही परिजनों से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच गया और राजस्थान और एमपी पुलिस छात्रा की तलाश में जुट गई।
पुलिस की जांच चल ही रही थी कि जयपुर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें छात्रा अपने 2 दोस्तों के साथ देखी गई। छात्रा इंदौर से बस पकड़कर जयपुर पहुंची हुई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे परिजनों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।